नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने मार्केंसिया के एक्सटर्नल कैरेक्टर, इंटरनल कैरेक्टर और उसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया था। आज के इस चैप्टर के अंदर हम उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो मार्केंसिया का जो जनांगों का निर्माण है विशिष्ट उदग्र सवरंत शाखाओं यानी कि स्पेशलाइज्ड वर्टिकल स्टाक से ब्रांचेज जिनको गैमेटोफोर कहते हैं, इनके ऊपर इनका निर्माण होता है। इनका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो एंथ्रीडियम और इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसे आर्किगोनिया कहते हैं। इन दोनों का निर्माण रेस्पेक्टिवली एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर के ऊपर होता है। ठीक है, मार्केंसिया में जो जनांगों का निर्माण है वो अलग अलग थैलस पर होता है, यानी कि मार्केंसिया का जो प्लांट होता है वो डायसियस टाइप का होता है, यानी कि एक लिंगाश्रयी होता है। गैमेटोफोर थैलस के टर्मिनल एंड पर ग्रोथ पॉइंट से विकसित होते हैं। इनके निर्माण के पश्चात जो है थैलस की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो रुक जाती है। इसके बाद ये आप इनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये इसका थैलस है, ठीक है। और इस थैलस पे ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियोपोर और ये इसको कहते हैं आर्किगोनियोफोर, ये इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द गैमेटोफोर, एंथ्रीडियोपोर व आर्किगोनियोफोर पुद्धदानी और स्त्रीदानी जो मुख्य थैलस के रूपांतरण से बनते हैं, ठीक है। इन्हें थैलस की रूपांतरित यानी कि एडवेंटिशियस ब्रांच कहते हैं। इनका इसका कारण ये है कि गैमेटोफोर का जो निर्माण उसी ग्रोथ पॉइंट से होता है जिससे वेजिटेटिव थैलस का फॉर्मेशन होता है। युग्मक थैलो यानी कि गैमेटोफोर के व्रंत और रिसेप्टिकल दोनों के इंटरनल स्ट्रक्चर भी मेन थैलस की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उससे सेम होती है और इनके अंदर दोनों के ही अंदर डोर्सोवेंट्रल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। और इसके अंदर प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र और इसके नीचे की सतह पर स्टोरेज रीजन भी प्रेजेंट होता है। कभी कभी गैमेटोफोर के ऊपर एडवेंटिशियस ब्रांच निकलती है जिन पर गैमा कप का निर्माण हो जाता है, जबकि ये दोनों संरचनाएं नॉर्मली मेन थैलस के ऊपर यानी कि वेजिटेटिव थैलस के ऊपर प्रेजेंट होती है, लेकिन कभी कभी इनके अंदर भी आ जाती है। इस बात से ये प्रूफ होता है कि ये मेन थैलस के मॉडिफाई फॉर्म में है, यानी कि ये उससे रूपांतरित होकर बने हैं। अब हम बात करते हैं एंथ्रीडियोपोर पुद्धदानी की निर्माण की बात। प्रत्येक एंथ्रीडियोपोर में एक लंबा व्रंत होता है जो 1 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसके टर्मिनल एंड पर एक चपटी डिस्क प्रेजेंट होती है जिससे रिसेप्टिकल कहते हैं। अब जो रिसेप्टिकल है वो 8 लॉब्ड होता है, कुछ में 4 पालियाँ भी होती हैं। व्रंत जो डोर्सोवेंट्रली संरचना को प्रदर्शित करता है, जो इसके अंदर स्टाक होता है वो डोर्सोवेंट्रल संरचना को प्रदर्शित करता है। जो व्रंत का जो भाग थैलस की तरफ होता है उसे डोर्सल सरफेस कहते हैं और डोर्सल सरफेस पर एयर चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। वह भाग जो विपरीत दिशा में होता है उसे अधर सतह कहते हैं, यानी कि वेंट्रल सरफेस कहते हैं। इस भाग पर लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव्स व स्केल्स और राइजॉइड प्रेजेंट होते हैं। ये आप इनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हैं, ये ऑस्टियोल्स हैं, ये एंथ्रीडियल चैम्बर्स हैं, असेंबलरी चैम्बर्स हैं, ये राइजॉइड्स हैं और ये एंथ्रीडियम लगे हुए हैं, ये गोल गोल से, ये स्केल्स हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि आप सर आप डायग्राम नहीं बनाते हो। एक्चुअली क्या है, मेरा डायग्राम इतने अच्छे बनते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने इनको सीधा ही बुक के डायग्राम्स को ही यहाँ पर लगा दिया है। अब रिसेप्टिकल की प्रत्येक पाली के सीड्स पर एक ग्रोइंग पॉइंट होता है, ठीक है। अब एंथ्रीडियोपोर के बनने के जो स्टेप्स हैं वो 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होता है डेवलपमेंट ऑफ द एंथ्रीडियम, स्ट्रक्चर ऑफ द एंथ्रीडियम और डाइसेंस ऑफ द एंथ्रीडियम। अब हम सबसे पहले पुद्धदानी का जो डेवलपमेंट कैसे होता है, इसका निर्माण थैलस के डोर्सल सरफेस की 2 से 3 कोशिका, इसका निर्माण थैलस की डोर्सल सरफेस पे एक शीर्ष कोशिका से 2 से 3 कोशिका नीचे एक मीडियन ग्रुप में एक सुपरफिशियल सेल प्रेजेंट होती है। इसी सुपरफिशियल सेल्स को एंथ्रीडियल इनिशियल और ये सेल्स और सेल से बड़ी हो जाती है। इसी सेल्स को एंथ्रीडियल इनिशियल कहते हैं और ये सेल आप ग्रोथ करके बड़ी हो जाती है। इस एंथ्रीडियल इनिशियल सेल्स में एक बार अनुप्रस्थ विभाजन होता है और उस अनुप्रस्थ विभाजन से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। सबसे पहले होती है आउटर सेल और दूसरी होती है इनर सेल। इनर सेल को बेसल सेल कहते हैं। ये
जो एंथ्रीडियल स्टाक है, एंथ्रीडियल स्टाक का एम्बेडेड पार्ट यानी कि अंतर स्थापित भाग का निर्माण करती है, जबकि आउटर सेल में लगातार अनुप्रस्थ विभाजन यानी कि ट्रांसफर डिवीजन से 4 सेल्स बनती है। इन 4 सेल्स में 2 सेल्स जो नीचे वाली होती हैं उन्हें प्राइमरी स्टाक सेल्स कहलाती हैं और जो विभाजन द्वारा 2 कोशिकीय मोटा स्टाक का निर्माण कर लेती हैं। ठीक है, उसके बाद 2 ऊपर वाली जो सेल्स होती हैं उन्हें प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स कहते हैं, प्रारंभिक पुधानी कोशिका कहलाती हैं, शॉर्ट में इनको पीएसी कहते हैं। पीएसी में 2 बार वर्टिकल डिवीजन होता है जिससे 4-4 कोशिकाओं के 2 सेट बन जाते हैं। इन 8 कोशिकाओं में परिणत विभाजन यानी कि पेरिक्लिनल डिवीजन से एक बार में, इन 8 कोशिकाओं में पेरिक्लिनल डिवीजन से 8 कोशिकीय प्राइमरी जैकेट सेल्स तथा 8 कोशिकीय प्राइमरी एंड्रोजिनस सेल्स, एंड्रोगोनियल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी जैकेट सेल से एंथ्रीडियल जैकेट का फॉर्मेशन हो जाता है, जबकि प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स में अनेक बार विभाजन से एंड्रोसाइट मदर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। एंड्रोसाइट मदर सेल में एक बार ट्राइगोनल डिवीजन होता है यानी कि त्रिक विभाजन होता है, जिससे 2 त्रिकोणीय पुधानी कोशिकाओं यानी कि एंड्रोसाइट स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जो मेटामॉर्फोसिस से बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस सारी प्रोसेस को इस डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे पहले ये है एंथ्रीडियल इनिशियल सेल्स, इससे 2 बार सेल्स बनी है, अपर सेल्स, लोअर सेल जिसे बेसल सेल्स कहते हैं। फिर प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स और ये प्राइमरी स्टाक सेल से स्टाक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद में एंथ्रीडियल सेल्स, स्टाक सेल्स और फाइनली ग्रो करके इस तरह का एंथ्रीडियल चैम्बर का फॉर्मेशन कर लेती है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रीडियम। स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रीडियम एक मैच्योर एंथ्रीडियम के अंदर की संरचना परिपक्व पुधानी में एक छोटी बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर स्टाक एंड ओवल शेप बॉडी का फॉर्मेशन होता है। इस बॉडी में एक स्तरीय स्ट्राइल सेल्स का जैकेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जो एंड्रोसाइट स्पर्म मदर सेल्स को घेरे रहती हैं। ये जो सेल्स बनती हैं, जो बॉडी की जो एक स्तरीय स्ट्राइल जो कोशिकाओं का जो आवरण होता है वो एंड्रोसाइट्स को कवर किए रहती हैं। ये एंड्रोसाइट मेल गैमेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ये एंथ्रोजॉइड कुंडलित, ठीक है, एक केंद्र की है वह द्विकशाभिकी होते हैं यानी कि बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। अब जैसे ही एंथ्रीडियम का जो मैच्योरेशन हो जाता है उसके बाद इसका डिस्पर्सन होता है, स्फुटन होता है, डाइसेंस ऑफ द एंथ्रीडियम। जब जल की बूंदें इस नर पात्र जो मेल रिसेप्टिकल से इसके ऊपर गिरती हैं तो इस पोर के अंदर की जो कोशिकाएं एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर प्रवेश कर जाता है, एंटर कर जाता है और इसकी जैकेट सेल्स से होती हैं। जो जैकेट सेल्स होती हैं वो वाटर के कांटेक्ट में आते ही जिलेटिनीकृत हो जाती हैं और फूल जाती हैं। फूल जाने से अंदर का दबाव बढ़ जाता है जिससे एंथ्रीडियम फट जाती है और ये पुधानी के जिलेटिनीकरण से सारे जो एंथ्रोजॉइड्स हैं वो बाहर जल में आकर तैरने लगते हैं। अब बात करते हैं आर्किगोनियोफोर की। स्त्रीधानी भी एक जो आर्किगोनियोफोर है वो भी एक जो कहते हैं मॉडिफाइड ब्रांच होती है, जिस इसका जो व्रंत होता है, जो स्टाक होता है वो 5 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसके ऊपर एक रिसेप्टिकल लगी हुई होती है। इसके टर्मिनल एंड पर एक रिसेप्टिकल होती है। व्रंत का जो पश्च भाग है जो थैलस की तरफ होता है, जो डॉर्सल सरफेस जिस पर फोटोसिंथेटिक रीजन प्रेजेंट होता है, और जो व्रंत का जो अग्रभाग होता है जो थैलस के पीछे की तरफ होता है वो वेंट्रल सरफेस कहलाती है। इस पर 2 लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप पर राइजॉइड्स और स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। मेल रिसेप्टिकल की तरह ये भी फीमेल रिसेप्टिकल भी 8 लॉब छतरी के समान संरचना होती है। इस आर्किगोनियोफोर के जो एपेक्स पर सक्सेसिव डिवीजन से ये बनती है। प्रत्येक पाली के शीट्स पर इसकी जो लॉब होते हैं, प्रत्येक पाली जो होती है इसके शीट्स पर ग्रोइंग पॉइंट होता है। प्रत्येक पाली की निचली सतह पर 12 से 15 आर्किगोनिया लटकी हुई होती है। अब प्रत्येक जो पाली है वो आर्किगोनिया लटकी हुई होती है, वो फ्रिंज द्विओष्टीय और इन्वोल्यूजर शीट से कवर्ड रहती है, जिसे पेरिकाइटियम या परिलिंग धानी या परिचक्र इन्वोल्यूजर कहते हैं। तो डिस्क पात्र की जो डोर्सल सरफेस है स्त्रीधानी पंक्तियों के मध्य में हरी बेलनाकार जो
नीचे की तरफ लटकी हुई कुछ आउटग्रोथ बन जाती हैं जिन्हें रेज कहते हैं, जिसके कारण ही आर्किगोनियोफोर एक अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर में आ जाता है। अब बात करते हैं स्टेप्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द आर्किगोनियम। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्किगोनियम की पोजीशन, यानी कि स्त्रीधानियों की स्थिति। आर्किगोनियोफोर स्त्रीधानी दर में स्त्रीधानी का जो निर्माण होता है, आर्किगोनियम का जो निर्माण होता है वो रिसेप्टिकल्स की डोर्सल सरफेस पर होता है, और ये जो आर्किगोनिया है वो एक्रोपिटल ऑर्डर के अंदर अरेंज रहती है, यानी कि मैच्योर हैं वो सेंटर की तरफ होती हैं, और यंग जो आर्किगोनिया हैं वो पेरिफेरी यानी परिधि की तरफ होती है। इस अवस्था में, इस कंडीशन में जो ग्रीवा है, नेक ऊपर की तरफ रहती है, जो इसकी नेक रिसेप्टिकल की जो नेक है ऊपर की तरफ रहती है, और सभी आर्किगोनिया एक दूसरे से अलग अलग पंक्तियों में होती हैं, और ये सारी पंक्तियाँ एक पंक्ति एक एक पालिक को डिनोट करती है, यानी कि दर्शाती है। स्त्रीधानियों का निषेचन जो फर्टिलाइजेशन है वो इसी कंडीशन में होता है। निषेचन के बाद आर्किगोनियोफोर के व्रंत में अचानक वृद्धि होने लगती है, और वृद्धि होने से इसके साथ ही पृष्ठीय केंद्रीय भाग यानी कि डोर्सल सरफेस जो इन्वर्टेड हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर इस डायग्राम में अगर आपको दिख रहा है तो ये आर्किगोनिया लगी हुई एक एक आर्किगोनिया एक एक चैम्बर को शो करती हैं। ये रिसेप्टिकल है और ये थैलस है, और जैसे ही आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसके अंदर स्टॉक के अंदर एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगती है, और ग्रोथ होने से ये एकदम नीचे की तरफ झुक जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है ना। अब बात करते हैं आर्किगोनिया का जो डेवलपमेंट है, परिवर्धन है। रिसेप्टिकल की डोर्सल सरफेस की जो सुपरफिशियल सेल्स है, उसके अंदर भी सुपरफिशियल सेल्स थी। जब हमने मेल के बारे में बात की थी, मेल रिसेप्टिकल के अंदर बात की थी, तो उसके अंदर भी रिसेप्टिकल के अंदर सुपरफिशियल सेल थी, और इसके अंदर भी रिसेप्टिकल की डोर्सल सरफेस की जो सुपरफिशियल सेल्स है वो आर्किगोनियल इनिशियल की तरह बिहेव करती है। इस आर्किगोनियल इनिशियल में एक बार अनुप्रस्थ विभाजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। नीचे वाली जो कोशिका होती है उसे बेसल सेल्स कहते हैं। ये स्त्रीधानी के एम्बेडेड पार्ट का निर्माण करती है। दूसरी बात, ये आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। आर्किगोनियोफोर का जो उर्दू काट है, वर्टिकल सेक्शन है, इसके अंदर देखिए ये एयर चैम्बर है, ये एयर चैम्बर्स हैं, ये ऊपर की एपिडर्मिस है, ये रिसेप्टिकल्स हैं, और ये रेज हैं। रेज की वजह से ये अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। ये इस तरफ से भी इस तरह होता है, इस तरह से ये अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर ले लेता है। उसके बाद करते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन पोजीशन ऑफ द आर्किगोनियम। तो ये सबसे पहले इस तरह से स्ट्रक्चर में रहती हैं, और जैसे ही इनके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब ये इसका जो स्टॉक है वो उसके अंदर वृद्धि हो जाती है, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, और इस तरह से ये रिसेप्टिकल इन्वर्टेड हो जाता है। उसके बाद करते हैं, उसके बाद हमने बात कर ली जो बेसल सेल्स है वो एम्बेडेड पार्ट का फॉर्मेशन करती है। अब जो आउटर सेल्स होती है यह आर्किगोनियल सेल्स की तरह कार्य करती है, यानी कि आर्किगोनियल मदर सेल्स की तरह कार्य करती है। इसको शॉर्ट में AMC कहते हैं। अब इस आर्किगोनियल मदर सेल्स में 3 उदग्र तिर्यक विभाजन होते हैं। वर्टिकल इंटरसेक्शन डिवीजन से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन 4 कोशिकाओं में से एक कोशिका प्राइमरी एक्सियल सेल, प्राइमरी अक्षीय कोशिका, और 3 कोशिकाएं जो प्राइमरी पेरिफेरल सेल्स की तरह बिहेव करती हैं। कहने का मतलब इनमें 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक कोशिका को प्राइमरी एक्सियल सेल्स यानी प्रारंभिक अक्षीय कोशिका, और 3 कोशिकाएं जिनको परिधीय कोशिकाओं का नाम से जानते हैं। इन परिधीय कोशिकाओं में, तीनों परिधीय कोशिकाओं में रेडियल, लॉन्गिट्यूडिनल, अरीय, अनुदैर्घ्य विभाजन से 6 जैकेट प्रारंभिक कोशिका का निर्माण होता है। ये जैकेट इनिशियल में फिर से अनुप्रस्थ विभाजन से 6 कोशिकाओं के 2 सेल सेट बन जाते हैं। जो ऊपर वाला जो सेल सेट होता है वो नेक्स्ट इनिशियल का निर्माण करता है, और लोअर सेट होता है जो वर्टिकल इनिशियल, वेंटर इनिशियल का निर्माण करता है। नेक इनिशियल सेल्स होती हैं जो ग्रीवा प्रारंभिका कोशिकाओं में अनुप्रस्थ विभाजन से स्त्रीधानी ग्रीवा यानी आर्किगोनियम नेक का निर्माण होता है, जो 6 से 9 सेल्स ऊंची होती है, यानी कि इनकी जो थिकनेस होती है 6 से 9 सेल्स जितनी होती है। और जो वेंटर इनिशियल सेल्स होती है जिसे अंडधा कोशिका कहते हैं, इनमें विभाजन से एक स्तरीय अंडधा वेंटर वॉल का फॉर्मेशन होता है। अब जो ऊपर वाली जो सेल्स रह गई प्राइमरी एक्सियल सेल्स,
इसमें अनुप्रस्थ विभाजन से फिर से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ऊपर वाली सेल्स होती है इसे प्राइमरी कवर सेल कहते हैं, प्रारंभिका आवरण कोशिका यानी कि पीसीसी, और लोअर सेल होती है जिसे सेंट्रल सेल्स कहते हैं, जिसे केंद्रीय कोशिका कहते हैं। जो प्राइमरी कवर सेल होती है उसके अंदर एक दूसरे के समकोण पर एक बार 2 वर्टिकल डिवीजन होते हैं, जिससे 4 कोशिकाओं की आवरण कोशिका बन जाती है। ये सेंट्रल सेल, अब सेंट्रल सेल्स के अंदर एक बार फिर से अनुप्रस्थ विभाजन से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ऊपर वाली सेल्स इससे प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स, प्रारंभिका ग्रीवा नाल कोशिका, और लोअर सेल्स को वेंट्रल सेल्स कहते हैं। अब पीएनसीसी में एक बार विभाजन से 4 से 6 कोशिकीय एनसीसी ग्रीवा नाल कोशिकाएं बन जाती हैं, और वेंट्रल सेल्स में अनुप्रस्थ विभाजन से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। छोटी जो ऊपर वाली सेल्स होती है उसे वेंटर कैनाल सेल्स कहते हैं यानी कि अंडा नाल कोशिका, और नीचे वाली जो सेल्स होती है गोल, उसे एग कहते हैं। आप इसको स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, लेकिन एक बार आप ठीक से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। इसके अंदर 4-5 स्टेप ही हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो इसका अगर आप डायग्राम देखते हैं तो उगोनियल इनिशियल सेल्स या आर्किगोनियल इनिशियल सेल्स, फिर इसके अंदर एक बार डिवीजन होता है, अपर सेल्स और बेसल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। फिर इनमें लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन से क्या है, प्राइमरी एक्सियल सेल्स, पेरिफेरल सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। फिर इनके अंदर डिवीजन से प्राइमरी कवर सेल्स और सेंट्रल सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। कवर सेल्स इसके चारों तरफ कवर का निर्माण कर लेती है। प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स और प्राइमरी वेंट्रल सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये नेक कैनाल सेल्स बार बार डिवाइड होकर इस तरह से पूरी स्ट्रक्चर बना लेती है। ये नेक कैनाल सेल्स बन जाती हैं, ये नेक कैनाल सेल्स बन जाती है, और ये वेंट्रल सेल्स कहलाती हैं। ये एग, ये सबसे नीचे वाली जो सेल्स होती है वो एग होता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ द मैच्योर आर्किगोनियम एक छोटे बहुकोशिकीय वृंत द्वारा डिस्क से जुड़ी रहती है। आर्किगोनियल बॉडी जो अंडदानी स्त्रीदानी जो काय है का आधारी भाग फूला हुआ होता है जिसे वेंटर या अंडा कहते हैं, और इसके ऊपर संकीर्ण भाग होती है जिसे ग्रीवा कहते हैं यानी कि नेक कहते हैं। वेंटर का जो जैकेट है वो एक स्तरीय होता है, सिंगल लेयर्ड होता है, जिसमें एग व वेंटर कैनाल सेल प्रेजेंट होती है। ग्रीवा में 4 से 8 कोशिका, नेक में 4 से 8 नेक कैनाल सेल्स उपस्थित होती है, तथा इसके शीट्स पर 4 कवर सेल्स होती हैं जो इसके नेक को कवर किए रहती हैं। वेंटर के आधार पर कॉलर्स लाइक स्ट्रक्चर होती है जिससे पेरिगाइनियम कहते हैं, जिससे पेरिगाइनियम यानी परिस्त्रीधानी स्थित होता है। फर्टिलाइजेशन, अब इसके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, जैसे ही एग मैच्योर हो जाता है यानी कि आर्किगोनियम मैच्योर हो जाती है, उसके बाद निषेचन के टाइम में क्या होता है, जैसे इनको अपने फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज ये ब्रायोफाइट्स हैं जो वाटर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। जो इनका फर्टिलाइजेशन है वो वाटर की प्रेजेंस में होता है। आर्किगोनियोफोर में इन्वर्जन से पूर्व इनके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। निषेचन से पूर्व इसकी जो नेक कैनाल सेल्स है और वेंटर कैनाल सेल से डीजनरेट होकर म्यूकस का फॉर्मेशन कर लेती है। ये म्यूकस हाइग्रोस्कोपिक होता है जो कीमोटैक्टिक इफेक्ट से यानी कि रसायनोचलन जो एंथ्रोजॉइड्स को रसायन के कांटेक्ट में लाकर ये अपनी तरफ खींचता है और एंथ्रोजॉइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। श्लेष्म क्या करता है, जो म्यूकस को एब्जॉर्ब करके फूल जाता है, जिससे स्त्रीदानी का जो मुख खुल जाता है यानी कि कवर सेल्स रिमूव हो जाती हैं। वर्षा बूंदों की सहायता से एंथ्रोजॉइड्स जो हैं एग तक पहुंचकर उसको फर्टिलाइज कर देते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। जाइगोट अपने चारों तरफ एक वॉल का फॉर्मेशन कर लेता है। इस वॉल के बनाने के बाद ये ऊस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। निषेचन के बाद आर्किगोनियोफोर इलोंगेशन हो जाता है। इलोंगेशन से आर्किगोनियम उल्टी हो जाती है यानी इन्वर्टेड हो जाती है, जो हमने पिछले डायग्राम में देखा है। उसके बाद स्पोरोफाइट स्पोरोफाइटिक कंडीशन की पहली सेल्स होती है यानी प्राइमरी सेल्स होती है। इसके विभाजन से स्पोरोगोनियम का फॉर्मेशन होता है यानी कि स्पोरोफाइट के डेवलपमेंट से स्पोरोगोनियम का फॉर्मेशन होता है। निषेचन के जो स्टिमुलाई उद्दीपन से आर्किगोनियम के चारों तरफ एक
गैमेटोफाइट टिश्यू युग्मोद्भिद जो ऊतक हैं, गैमेटोफाइट टिश्यू जो हैं वो सक्रिय होकर उनके अंदर अनेक टाइप से चेंजेज आते हैं। सबसे पहला चेंजेज आता है कि आर्किगोनियम 4 के वृंत की लंबाई में वृद्धि कर देता है, जिससे कि आर्किगोनियम इन्वर्टेड हो जाती है। स्त्रीधानी जो आर्किगोनियल लाइन के दोनों तरफ पेरिकाइटियम का निर्माण हो जाता है, जिसे परिलिंगाश्रयी कहते हैं। स्त्रीधानी की जो वेंटर सेल्स हैं में पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन से 2 से 3 स्तरीय प्रोटेक्टिव कवर सेल्स, आरक्षी कोशिकाएं, आरक्षी सेल्स जिन्हें कैलेप्ट्रा का निर्माण हो जाता है, जो स्पोरोगोनियम को ढके हुए रहती हैं। कैलेप्ट्रा भी पेरिस्थीशियम से बने पेरिगाइनियम परिस्थिधानी से ढके हुए होते हैं। जो कैलेप्ट्रा का जो फॉर्मेशन होता है वो पेरिकाइटियम से बने पेरिगाइनियम परिस्थिधानी से ढके रहते हैं। एक यंग स्पोरोफाइट 3 प्रोटेक्टिव लेयर से घिरा होता है। सबसे वाली अंदर वाली होती है जिसे कैलेप्ट्रा कहते हैं, मिडिल में होती है पेरिगाइनियम और आउटर होती है जो पेरिकाइटियम। स्टेप ऑफ द स्पोरोफाइट फॉर्मेशन। अब स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, इसके 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होता है डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोगोनियम, बी स्ट्रक्चर ऑफ द मैच्योर स्पोरोफाइट और डाइसेंस ऑफ द कैप्सूल। स्पोरोगोनियम का जो डेवलपमेंट होता है वो स्पोर के फर्स्ट में प्रथम अनुप्रस्थ विभाजन भित्ति द्वारा होता है, जिससे 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी स्पोर की जो वॉल होती है उसके अंदर सबसे पहले अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे 2 कोशिकाएं बनती है। सबसे पहली होती है आउटर सेल्स और दूसरी होती है इनर सेल। आउटर सेल को एपीबेसल सेल अध्यादर कोशिका और अंदर वाली सेल्स जिसे हाइपोबेसल सेल्स अधराधर कोशिका कहते हैं। इसके अंदर फिर से एक सेकंड वर्टिकल डिवीजन होता है, जिससे 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। अब थर्ड डिवीजन वर्टिकल बट एक 90 डिग्री के एंगल पर होता है। फिर से सेकंड वर्टिकल डिवीजन होता है, थर्ड भी वर्टिकल डिवीजन होता है, लेकिन वो एक उसके 90 डिग्री के एंगल पर होता है। इससे कुछ 8 कोशिकाएं बन जाती हैं, जिन्हें ऑक्टेंट कहते हैं, यानी अष्टांशक कहते हैं। ऑक्टेंट के हाइपोबेसल पार्ट में फुट और सीटा तथा ऑक्टेंट के एपीबेसल पार्ट से कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है। यानी कि हाइपोबेसल पार्ट से अधराधर कोशिकाओं से फुट और सीटा का फॉर्मेशन होता है, जबकि ऑक्टेंट के एपीबेसल पार्ट से कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है। फुट रीजन में अनियमित विभाजन से इरेगुलर डिवीजन से एक गोलाकार पैरेनकाइमेटस सेल्स का एक मास बन जाता है, जो फैलकर पाद का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। सीटा क्षेत्र की जो कोशिकाओं में विभाजन से एक छोटा सा सीटा बनता है, जो स्पोरोफाइट की तीनों परतों को भेदकर बाहर निकल जाता है। यानी तीनों परतें कौन कौन सी होती हैं, जो मैंने अभी पिछले बार बताई थी, कैलेप्ट्रा। ठीक है, 3 कोशिकाएं थी जिसमें कैलेप्ट्रा, ठीक है, कैलेप्ट्रा, पेरिगाइनियम और पेरिकाइटियम, इन तीनों परतों को भेदकर बाहर निकल जाता है। आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये जाइगोट है, ये नेक है, ये पेरिगाइनियम है। ठीक है, मास ऑफ सेल्स बन जाता है। उसके बाद मास ऑफ सेल्स, और ये सबसे बाहर वाली जो परत है वो कैलेप्ट्रा है। ये सबसे बाहर वाली जो परत है वो कैलेप्ट्रा है। उसके बाद पेरिगाइनियम, फुट और सीटा रीजन मास ऑफ सेल्स बन जाती हैं। उसके बाद कैप्सूल रीजन की सेल्स में डिवीजन से कोशिकाओं का समूह बन जाता है, जिससे पेरिक्लिनल डिवीजन से 2 परतों का निर्माण होता है। जो कैप्सूल रीजन की जो सेल्स होती हैं उनमें फिर डिवीजन होता है और 2 परतों का निर्माण हो जाता है। सबसे आउटर वाली लेयर होती है वो एम्पीथीसियम, और अंदर वाली जो लेयर होती है उसे एंडोथीसियम कहते हैं। आउटर जो लेयर होती है फिर उसके अंदर केवल पेरिक्लिनल डिवीजन, अपनत विभाजन यानी कि एंटीक्लिनल डिवीजन से एक स्तरीय कैप्सूल वॉल का फॉर्मेशन करती है। इनर लेयर की सभी सेल्स आर्कीस्पोरियम के रूप में कार्य करती हैं, जो स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, शुरुआत में सभी स्पोरोजिनस सेल्स आकार में सेम होती हैं, लेकिन बाद में असमान आकार की होकर 2 प्रकार की सेल्स ग्रुप का फॉर्मेशन कर लेती हैं। सबसे एक होती है स्ट्राइल इलेटर मदर सेल्स, दूसरी होती है फर्टाइल स्पोर मदर सेल्स। स्ट्राइल इलेटर मदर सेल्स, इनको शॉर्ट में SEMC
ये बंद कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार और तुर्की रूपी होती है, यानी कि फ्यूजिफॉर्म होती हैं। इन सेल्स की वॉल पर 2 स्पाइरल थिकनिंग प्रेजेंट होती है, विकसित हो जाती है। ये लंबी बेलनाकार तर्कु कोशिकाएं इलेटर्स कहलाती हैं। ये इलेटर्स कहलाती हैं। प्रत्येक इलेटर डिप्लॉयड सेल्स होती हैं। कैसी होती है? डिप्लॉयड सेल्स होती हैं कि बिकॉज ऑफ इनका निर्माण है वो जाइगोट से होता है, तो ये डिप्लॉयड होती हैं। ये हाइग्रोस्कोपिक होती हैं। ये बीजाणु के प्रकीर्णन में, डिस्पर्सन में हेल्प करती हैं। बाद में जब जैसे ही स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा उनके डिस्पर्सन में ये हेल्प करती हैं। दूसरी होती है फर्टाइल स्पोर मदर सेल्स। ये 3 से 5 टाइम डिवीजन करके क्यूबोइडल घनाकार कोशिकाओं का एक समूह बना लेती हैं, जिसे स्पोर मदर सेल्स बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। प्रत्येक लाइन में 8 से 32 हो सकती हैं। इन सेल्स में मियोसिस होता है। अब चूँकि आपको स्पोर मदर सेल्स जो बनी है अभी तक वो डिप्लॉयड थी, अब इनके अंदर रिडक्शन डिवीजन से स्पोर का फॉर्मेशन होगा, इसलिए इसके अंदर मियोसिस होता है। मियोसिस से एक स्पोर टेट्राइड का फॉर्मेशन हो जाता है, बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है और परिपक्व होने पे बीजाणु जो है स्पोर्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द मैच्योर स्पोरोफाइट। तो मार्केंसी का जो स्पोरोफाइट है वो उसके अंदर 3 स्पष्ट भाग होते हैं। सबसे पहले होता है फुट, सीटा और कैप्सूल। जो फुट होता है वो स्पोरोफाइट का आधारी सघन मृदुकी कोशिकाओं का क्षेत्र होता है। कार्य इनका क्या कार्य होता है? ये युग्मोद्भिद से पोषण का अवशोषण करना है। आपको पता होगा कि जो गैमेटोफाइट, मार्केंसिया का जो गैमेटोफाइट होता है वो मेन प्लांट होता है। जो स्पोरोफाइट होता है वो सैप्रोफाइट होता है, यानी कि परजीवी होता है, जो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड रहता है। उसका सेकंड पार्ट होता है सीटा। ये भी मृदुकी कोशिकाओं का बनाए व्रंतनुमा संरचना होती है, जो फुट और सीटा को आपस में जोड़ती है, यानी कि कनेक्टिंग लिंक होता है। इसका कार्य होता है फुट से कैप्सूल तक पोषण का संवहन भी सीटा के द्वारा होता है। तीसरा होता है कैप्सूल। कैप्सूल जो मैच्योर अवस्था में कैप्सूल एक गोल अंडाकार संरचना होती है जो सीटा के टर्मिनल एंड पर प्रेजेंट होती है। कैप्सूल वॉल या जैकेट एक लेयर की होती है, एक स्तरीय होती है। जैकेट सेल की भित्तियों में स्पाइरल थिकनिंग प्रेजेंट होती है और कैप्सूल गुहा में अनेक बीजाणु व इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं। बीजाणु गोल चतुष्फलकीय होते हैं और स्पोर वॉल जो इनकी बीजाणुओं के चारों तरफ की जो स्पोर वॉल होती है वो मोटी और बाइलेयर्ड होती है, यानी कि द्विस्तरीय होती है। इसकी जो बाहरी वाली लेयर होती है जिसे एक्जोस्पोर कहते हैं और अंदर वाली जो लेयर होती है इसे एंडोस्पोर कहते हैं। स्पोर में कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म और स्पष्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इलेटर्स एक कोशिकीय व हाइग्रोस्कोपिक होती हैं जो प्रकीर्णन में हेल्प करती हैं। डाइसेंस ऑफ द कैप्सूल। प्रकीर्णन कैसे होता है? कैप्सूल के मैच्योर हो जाने पर सीटा की जो कोशिकाओं में तीव्रता से इलोंगेशन शुरू हो जाता है, जिसके कारण सीटा कैप्सूल की तीनों आवरण को पार कर जाता है, जैसे इनर वाली कैलेप्ट्रा, पेरिगाइनियम और पेरिकाइटियम, इन तीनों को भेदकर बाहर निकल जाता है। एक्सपोज्ड कैप्सूल की एक स्तरीय जो जैकेट सेल के आधार से कई लॉब में टूट जाती है। जो इसकी एक स्तरीय जो जैकेट सेल्स होती है वो कई पार्ट में टूट जाती है, ठीक है। और प्रत्येक बीजाणु स्पोर मास एक्सपोज बाहर हो जाते हैं, सारे एक्सपोज हो जाते हैं। इलेटर्स वायु से नमी ग्रहण करके क्या करते हैं? कुंडलित होकर दबाव बनाते हैं, जिससे इनके दबाव से क्या होता है? सारे बीजाणु एक तरह से बिखर जाते हैं, एकदम विस्फोट की तरह से सारे बीजाणु जो एकदम फैल जाते हैं। ये आप इनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये मैच्योर स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर है। ये इसका फुट है, ये सीटा है और इसका कैलेप्ट्रा है, ये बाहर वाला, और ये पेरिकाइटियम है और इसके अंदर इलेटर्स हैं और स्पोर्स प्रेजेंट है और ये इसकी कैप्सूल वॉल होती है, ठीक है। ये आप इसके अंदर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं और ये अंदर का स्ट्रक्चर, यही तीनों परतें इसके अंदर प्रेजेंट है और ये इसके अंदर स्पोर्स लगे हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं यंग गैमेटोफाइट। यंग गैमेटोफाइट स्पोर्स के जर्मिनेशन से इसका निर्माण होता है। स्पोर्स क्या होते हैं? गैमेटोफाइट कंडीशन की प्रथम सेल्स होते हैं। ये गोल चतुष्फलकीय बीजाणु में 2 स्तरीय डबल लेयर्ड वॉल होती है, एक्जोस्पोर और एंडोस्पोर से घिरे रहते हैं। सेकंड पॉइंट, स्पोर का जर्मिनेशन।
मतलब किसी अच्छे आधार के मिलने पर ये बीजाणु तुरंत अंकुरित हो जाते हैं। इनके अंदर रेस्टिंग कंडीशन एब्सेंट होती है, यानी कि सबस्ट्रेट अच्छा मिल जाए तो ये तुरंत जर्मिनेट हो जाते हैं। एक बीजाणु चतुष्क से 2 नर थैलस और 2 मादा थैलस का फॉर्मेशन होता है। अंकुरण से पहले जो स्पोर्स हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, साइज में वृद्धि करते हैं और इनके अंदर जैसे ही साइज में वृद्धि करते हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट अपीयर हो जाता है। इनमें फर्स्ट डिवीजन अनप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे 2 कोशिकाएं बनती हैं। एक बड़ी कोशिका जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट युक्त होती है, दूसरी कोशिका जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, और जिस छोटी कोशिका जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है उसके अंदर इलोंगेटेड होकर फर्स्ट राइजोइड का फॉर्मेशन करती है। बड़ी कोशिका में कई विभाजनों से मल्टी टाइम डिवीजन से 6 से 8 कोशिकीय फिलामेंट का फॉर्मेशन करती है। इस फिलामेंट के शीर्ष पर एपिकल सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो पूरे थैलस का फॉर्मेशन करती है। नाउ अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन। मार्केंसिया का जो मेन प्लांट है वो हैप्लॉइड यानी कि गैमेटोफाइट होता है। ऊ स्पोर इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द स्पोरोफाइट, यानी कि डिप्लॉयड कंडीशन की वो पहली कोशिका होती है। मैंने इसको शॉर्ट में समझाया है। जो मार्केंसिया का जो गैमेटोफाइट है उससे मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, फिर इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना, जाइगोट अपने चारों तरफ लेयर बना लेता है जिससे ऊ स्पोर कहते हैं। ऊ स्पोर के जर्मिनेशन से स्पोरोगोनियम बनती है, स्पोरोगोनियम से स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और स्पोर वापस जर्मिनेट होकर मार्केंसिया प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। और ये इसका लाइफ साइकिल है पूरा। और इस तरह से ये मार्केंसिया का जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट होता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसके अंदर सारे जो कंटेंट है वो पूरा का पूरा रहे। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा।